घटना चक्र दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम या संघम सामान्यतः गोष्ठी या परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इन संगमों में तमिल कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित की गई थी। प्रथम संगम स्थान मदुरई था, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम स्थान था कपाटपुरम अल्लवाई, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि बाद में तोल्कापियर ने की थी। तृतीय संगम स्थान मदुरई था, इसकी अध्यक्षता नक्कीर ने की थी। दक्षिण भारत में आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तोल्कापियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं है, प्रयुक्त उद्धतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्कापियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग ऋषियों में से एक है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई थी। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम का लेखक इलिंगो आडिंगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखन चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहाड़ या कावेरीपट्टनम के एक धनाढ़ व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालीन पत्नी कन्नगी के संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। तिरुक्कुलुर तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर है। तोल्कापियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। पल्लव शासक के सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। कुशाकुंडी दान पत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंहल आदि राजाओं को पराजित किया। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वरन प्रथम लगभग 670 से 700 ईस्वी ने लोकादित्य, एकमल्ल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुण भाजन आदि उपाधियां ग्रहण की। महेंद्रवर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने तंजौर वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जा सकता है। इस मंदिर के बड़ी भाग में नंदी का एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है, जिससे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तार भूभाग प्राचीन कला में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग तथा उरयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। परांगत प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगो बुत्तुग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर वर्तमान तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजौयुकोंड की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी तंजौर वर्तमान तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी
चोलों की राजधानी बनी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी। द्रविड़ देशों में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांगत प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम में सर्वप्रथम चेर राज्य को केरल कुंडलूर में परास्त किया। राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तर सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्रों में राजराज के अनुराधापुर को नष्ट कर पोल्लोनुरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान दिया था। उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया तथा वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया। पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि ग्रहण की तथा गंगैकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोलगंगम नाम का विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। कुलोतुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु अपनी स्वतंत्रता घोषणा की, किंतु कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पनेरुमाल के साथ कर दिया। चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1070 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। कुलोतुंग प्रथम को चोल लेखकों में सुगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता है। प्रांत का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था। यह आधुनिक कमिश्नरियों की तरह था। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। जिस जिले का नाडु कहा जाता है, नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की भी सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वाड़ियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोटवाड़ियम कहा जाता था, जबकि सवत्सर वाड़ियम यानी वार्षिक समिति एवं वाड़ियम तालाब समिति तथा पोन वाड़ियम यानी स्वर्ण समिति थी। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को सेरनी अथवा पुग कहा जाता था। चोल कलाकारों के तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराजन शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिली है। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिम रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व
गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय सिंह मालदीव आदि द्वीपों की विजय की। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेगी के मध्य स्थित था। विजयपुर कर्नाटक जिले में वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। छठी सातवीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशन प्रथम था। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। मातवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमनवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पुडुचेरी के दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिसमें शराब के हत्थेदार कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख है। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाली और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। कम्बन द्वारा रचित कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्राम, वलंजियर आदि। इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरेयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन वेगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक तमिलनाडु के मदुरै एवं तिरुनेलवेली के जिले और केरल का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरै थी। वेगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने वान की उपाधि धारण की थी। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राजसिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरै में करवाया था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन भारत के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुसिरी और नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? आंसर होगा विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी के लगभग में तंजौर वर्तमान तंजावुर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लवों एवं पांडवों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर वर्तमान तंजावुर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उससे दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। चोल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा विजयालय। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? आंसर हो जाएगा
बृहदीश्वर मंदिर में चोल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट नमूने तंजौर वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है निर्माण राज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इसका विशाल प्रांगण 500 से 250 के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर दो द्वारपालों की मूर्तियां बनी है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकात्मक विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट। आंसर हो जाएगा बी राज प्रथम। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? आंसर हो जाएगा डी कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग तथा उरेयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। चोलों की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा दी तंजौर। प्रश्न विकल्पों में चोलों की राजधानी तंजौर वर्तमान तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? आंसर हो जाएगा बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासित ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती थी। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा ए ग्राम पंचायत के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्नलिखित किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य ने उत्तम ग्राम प्रशासन था? आंसर हो जाएगा चोल। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? आंसर हो जाएगा चोल की। कुछ कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। आंसर हो जाएगा चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा बी चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिले हैं वे कहाँ हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर मेरू। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम परांतंग प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त करते हैं। चोल काल में प्रत्येक भाग में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? आंसर हो जाएगा टोटवरियम। चोलकालीन गांव में गतिविधियों की देखरेख एवं कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वरीयम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोटवरियम कहा जाता था जबकि संवत्सर वरीयम को वार्षिक समिति, एरी वरीयम को तालाब समिति तथा पोन वरीयम को स्वर्ण समिति कहते थे। एक और दो दोनों सही है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना बहुतः परंपरागत प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरैकोंड उपाधि धारण की। राज प्रथम के तंजौर वर्तमान तंजावुर अभिलेख के अनुसार सिंहल श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल चेर के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए राजा प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य केरल पर आक्रमण किया और
कंडलूर के मैदान में परास्त होकर किया। राजा प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिणी पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। मतलब दोनों कथन सही है। चोल काल में निर्मित नटराजन की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति है, चतुर्भुज है। चोल कलाकारों की तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ है। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराजन शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिली है। उन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। यह मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? आंसर हो जाएगा जी नटराजन। चोल शासकों ने समय में बनी हुई प्रतिमाओं के सबसे अधिक विख्यात हुई। आंसर हो जाएगा डी नटराजन शिव की कांस्य की प्रतिमा। नटराजन की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति किस कला का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा चोल कला का। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? आंसर हो जाएगा ई शिक्षा के रूप में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षा के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान दिया करते हुए माने जाते हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराजन नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए चारों हाथों वाले शिव की प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने है, बाएं कान में महिला का। भगवान शिव की नटराजन मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए चारों हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू, जो कि सृजन का प्रतीक है, और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि, जो कि विनाश का प्रतीक है, प्रदर्शित करती है। उनका दूसरा दाहिना हाथ उभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराजन इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहले प्रदर्शित किया गया है। 72 व्यापारी चीन के किसके कार्यालय में भेजे गए थे? आंसर हो जाएगा ए कुलोतुंग प्रथम। चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों को एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। इनमें से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ साथ एक साथ अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिहली, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही अपने युवराज को चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था, वो कौन था? आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया तथा सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि ग्रहण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का स्थापना की।
नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। गंगै कोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नाम बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? कृत्रिम झील, आंसर हो जाएगा राजेंद्र। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? आंसर हो जाएगा सी, राज प्रथम ने। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविकता संस्थापक परातंक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 985 ईस्वी में राज के नाम से भी गद्दी पर बैठा। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। राज प्रथम ने एक अस्थायी सेना तथा विशाल सेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप कराई। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा राज प्रथम। चोल शासक राज प्रथम ने सिंहली श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राज के अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा। राज शैव मतावलंबी था। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रथम। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को विजय सीलोन श्रीलंका का कार्य पूरा किया। यद्यपि राज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर रोज चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम का अधिकार हो गया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? आंसर हो जाएगा ए, यानी कुलोत्तुंग प्रथम ने। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पे रुमाल के साथ कर दिया। नीचे दिए कथनों को जिनमें से एक कथन ए दूसरे कथन का कहा गया है, इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। ए यानी ए और आ दोनों सही है और एक सही व्याख्या करता है। पढ़ लेते हैं। हमें चोलों के विषय में उसके पूर्ववर्ती राजवंशों की उपेक्षा अधिक जानकारी है, सही है। और वो भी सही है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने किया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कथन एक सही व्याख्या करता है। डी यानी 1 और 3 सही है। पढ़ लेते हैं इसका आंसर। एरीपति चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुरम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तकुर्रम कहा जाता था। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? आंसर हो जाएगा सी और डी, मणिग्राम और नाना देशी। श्रेणी एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ है मणिग्रामन, नाना देशी, वलैंग, बलंजियर, इंद्रगय आदि। मणिग्रामन नाना देशी दूसरे देशों के साथ भी
जैसे जो व्यापार करते थे। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? आंसर हो जाएगा तगर। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? आंसर हो जाएगा डी चालुक्य वंश। चालुक्यों के शासन काल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम ने भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवियत्री भी थी। विक्रमादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी ने उसके साथ रक्तपुर के स्कंदवार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा वातापी थी। बागलकोट कर्नाटक जिले में वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। छठी 7वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशन प्रथम था। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? आंसर हो जाएगा बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मी लिपि है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह भी दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। आंसर हो जाएगा ए पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम ने 630 से 668 में पल्लव वंशीय शासक 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंहवर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से सहायता मिली थी। अतः उसने वहाँ मानवर्मा को पुनः सिंहल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंहल द्वीप भेजा था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द घोतक था। आंसर हो जाएगा डी काली मिर्च का। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान एवं रोम में बहुत अधिक मांग थी। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आर्य। हल्बी भाषा छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि भूभागों में बोली जाने वाली भाषा है, जो कि इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है। इसे उड़ीसा एवं मराठी भाषा की विकास यात्रा के मध्य संक्रमणकालीन भी माना जाता है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम के प्रणयकर्ता तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई थी। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। आंसर हो जाएगा बी तमिल व्याकरण का। संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम कार्य है। आंसर हो जाएगा व्याकरण का। द्वितीय संगम के दौरान एकमात्र संकलित प्रमुख ग्रंथ तोल्काप्पियम। यह तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया प्राचीनतम तमिल का व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण के साथ साथ इसमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का भी वर्णन है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि तमिल देश में आर्यों ने ही अनेक विधियों से युक्त एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह प्रथा शुरू की है। शिल्पाधिकारम का लेखक था। आंसर हो जाएगा इलंगो। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेख चोल नरेश करिकल का पौत्र था। सोचिए तिरुक्कुल्लूर का दर्शन से संबंधित है। तोल्काप्पियम व्याकरण से संबंधित है। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणिमेखले एक वणिक कथा है। शैव संतों के लेख के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा डी तिरुमुराय।
शैव संतों के लेख के संग्रह तिरुमुराय को पांचवा वेद भी समझा जाता है। तिरुमुराय तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों या भजनों का 12 खंड का संकलन है। वेदों तथा शैव आगमनों के साथ तिरुमुराय तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का आधार है। परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा डी 12 से 63 तक। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवारो संतों ने किया था, जिसकी संख्या 12 मानी जाती है। इसमें प्रमुख थे तिरुमंगई आंडाल जो महिला संत थी, तिरुमलसाई कुलशेखर मधुर कवि, पोइगई। शैव धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार नैनार संतों द्वारा किया गया था। इन संतों की संख्या 63 है। इसमें अप्पार, संबदर, सुंदरर, मणिकवासगर आदि प्रमुख संत थे। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम काल में रचित कविताओं से तत्कालीन दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि दशाओं का ज्ञान होता है। संगम कविताओं के माध्यम से हमें तत्कालीन दक्षिण भारत की भौतिक संस्कृति का भी ज्ञान होता है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तमिल समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित था, जबकि संगम कविताओं में समर शौर्य के वर्णन के साथ साथ जादुई ताकतों में भी विश्वास व्यक्त किया गया है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूची किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा डी, अरिकामेडू। अरिकामेडू भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक ग्रंथ में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिसमें शराब के हत्थेदार युक्त कलश, रोमन लैंप, रोमन प्याला आदि प्रमुख है। इससे भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूची मिलती है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापार स्थान था। आंसर हो जाएगा बी, अरिकामेडू। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? आंसर हो जाएगा अरिकामेडू। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा अरिकामेडू से प्राप्त हुई है। एम्फोरा जार होता है एक क्या होता है? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिकामेडू के उत्खनन से रोम आयातित इन जार का अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? आंसर हो जाएगा कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के बारे में विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य के कृष्णा नदी के दक्षिण में सुंदूर प्रायद्वीप तक विभिन्न गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? आंसर हो जाएगा सी, पल्लव। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में है कुरल। कुरल तमिल साहित्य की बाइबल तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुर ब्रह्मा के अवतार थे। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? आंसर हो जाएगा डी, कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वटकी रुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? आंसर हो जाएगा डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन पर अनुष्ठायी मृत्युवरण करना। वटकी रुतल प्रथा आमरण अनशन करने का एक तमिल अनुष्ठान था। यह प्रथा मुख्यतः संगम काल में प्रचलित थी। यह युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करने का एक तरीका था। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? आंसर हो जाएगा ए, कम्बन। कम्बन एक रचित
कम्ब रामायणन एवं रामावतार तमिल भाषा में है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 का आंसर हो जाएगा सी, एक और दोनों सही है। यानी तमिल क्षेत्र में सिद्ध सित्तर एकेश्वरवाद थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ठीक है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर केशवरवादी थे तथा वे मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया था। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। सूची 1 गुप्त वंश देवगढ़, चंदेल, खुंजहारो और चालुक्य बादामी के थे। पल्लव उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है। खुंजहारो छतरपुर मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों की कला के इतिहास का प्रसिद्ध उदाहरण आज भी विद्यमान है। यहाँ के मंदिर विष्णु, शिव तथा जैन से संबंधित है। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। बादामी कर्नाटक स्थित चालुक्यों की राजधानी थी एवं पनमलय पल्लवों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? आंसर हो जाएगा डी, मणिग्रामम। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे जैसे कि मणिग्राम, वलंजियर आदि। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गए ग्रामों को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। आंसर हो जाएगा डी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल शासक परातंग प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगा बुतुंग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर वर्तमान तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजौर की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? आंसर इसका देख लेते हैं। 68 का 1250 के आसपास होयसाल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके पश्चात चोल राजा स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी जिसमें उसने यादव, काकतीय, होशियार, पांड्य आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उत्तर विकल्प डी हो सकता है, यानी निकटतम डी है मलिक काफूर। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? आंसर हो जाएगा बी, कपास व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरेयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। उदयंजिरल किस वंश से संबंधित था? उदयंजिरल चेर वंश से संबंधित उदयंजिरल चेर वंश से संबंधित था। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। यह संगम युग का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। अनुश्रुतियों के अनुसार इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। पांड्य राजाओं की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? आंसर हो जाएगा डी, वेंगी नदी। पांड्य राजाओं की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राजा कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक तमिलनाडु के मदुरै तथा तिरुनावल्ली के जिले और केरल का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित नीचे दिए कुछ को? आंसर सी और 3 और 4 सही है। तोंडी हो जाएगा और मुसिरी हो जाएगा। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुसिरी और नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? आंसर हो जाएगा बी, पत्तन।
पूम्पुहार दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है। यह प्राचीन काल का एक समृद्ध बंदरगाह शहर था जिसमें कावेरी पुम्पट्टिनम और कावेरीपट्टनम के नाम से जाना जाता था। यह प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कोरकई पांड्यों का बंदरगाह शहर था जो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित था। यहाँ से प्राचीन रोमन सभ्यताओं के साथ विकसित व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मुचिरी केरल का एक पत्तन नगर था। यह विश्व के सबसे प्राचीन पत्तनों में से एक था। संगम साहित्य में इस पत्तन का वर्णन मिलता है। संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? आंसर हो जाएगा डी, राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होता था। तृतीय संगम हुआ था। आंसर हो जाएगा मदुरई में। संगम का तात्पर्य गोष्ठी या परिषद से। इस गोष्ठियों के संगमों में तमिल कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम हुआ था मदुरई में और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम जो अल्लेवाई है, इसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि, बाद में तोल्काप्पियर ने की थी। तृतीय संगम स्थान हुआ था मदुरई में और अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? आंसर हो जाएगा बी, अगस्त्य। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। पुलकेशन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति के पुलकेशन द्वितीय का विस्तृत इतिहास ज्ञात होता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। घटनाओं का सही कालक्रम है। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना 636 ईस्वी में हुई थी। गोपाल राजा पाल राजवंश की स्थापना 750 से 770 ईस्वी हुई थी। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय 836 से 885 ईस्वी तक एवं परंपरागत परातंक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना 907 से 953 ईस्वी तक हुई थी। नोट ध्यातव्य है कि प्रतिहारों का उदय मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी के अधीन हुआ, जिसमें भोज वन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य उसकी राजधानी सुमिलित नहीं है? आंसर सीधे देख लेते हैं। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। चेर राज्य की राजधानी वांजी अथवा वांची थी, जबकि अन्य विकल्प सही सुमिलित, यानी ये गलत है। और बाकी पल्लव का हो जाएगा कांचीपुरम, पांड्य का मदुरै और चेर का पांडुचेरी, सॉरी चेर का गलत दिया हुआ है। चेर की राजधानी वांजी थी। चेर की राजधानी वांजी थी, यानी ये गलत है। और चोल का तंजौर हो जाएगा। होशियाल द्वार समुद्र हो जाएगा होशियाल का। 80 का प्रश्न स्वर पल्लव शासकों का उनके राज्यकाल के क्रमानुसार स्थिति दिए गए। महेंद्र वर्मन का 600 से 630 ईस्वी तक था। नरसिंह वर्मन का 630 से 668 ईस्वी था। परमेश्वर वर्मन प्रथम का लगभग 670 से 700 ईस्वी था। नंदी वर्मन द्वितीय का 731 से 795 ईस्वी था। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है? आंसर हो जाएगा डी, मातवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? आंसर हो जाएगा चालुक्य ने नहीं किया है। दिए गए विकल्पों में चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। इसका शासन मुख्यतः दक्कन एवं दक्षिणी भारत में केंद्रित है। इसकी राजधानी बादामी वातापी थी। पुलकेशन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सर्वप्रथम शासक था, जिसने हर्षवर्धन को संभवतः पराजित किया। इसके अतिरिक्त चालुक्य की कुछ छोटी शाखाएं भी थीं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कल्याणी के चालुक्य थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? आंसर होगा चालुक्य राजा कुमारपाल। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा वनवासी। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश कदम्ब की स्थापना
मयूर शर्मन ने की थी। कदम राज्य को पुलकेशन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। उल्लेखनीय है कि तंजौर वर्तमान तंजावुर चोलों की, कांची पल्लवों की एवं बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? आंसर होगा बी, मोटूपल्ली। मोटूपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। यह समुद्र पतन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के प्रकाशमय जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान कि आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया है। 13वीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं द्वारा जारी मोटूपल्ली शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि इस पतन से कपूर, गुलाब जल, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? आंसर हो जाएगा पांड्य ने। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य के एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। पांड्य वंश के शासकों ने भारत के दक्षिण हिस्से में शासन किया। इसकी राजधानी मदुरई थी। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? आंसर हो जाएगा 87 का बी हो जाएगा, यानी चेर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य से रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राजा के आरंभ हुआ था। अरिकामेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। आंसर हो जाएगा मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ध्यातव्य है कि मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं आयोजित किए थे, जिसकी अध्यक्षता क्रमशः ऋषि अगस्त्य एवं नक्कीरर ने की थी। मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है। आंसर हो जाएगा मदुरई में अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। महाकाल मंदिर उज्जैन में तथा वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार कहलाते थे। आंसर हो जाएगा बी, गोपुरम कहलाते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते थे। पांड्यों तथा चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता के अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है।